आज हम इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड पावर लॉस इन एन इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले एसी वोल्टेज थ्रू अ प्योर कंडक्टर के लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस की, जो कि रेजिस्ट करती है चेंज इन करंट को, जबकि एसी वोल्टेज आपके पास ऐसा वोल्टेज होता है जिसकी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड वक्त के साथ बदलता है। फिर हमने ये देखा था कि एक इंडक्टर के साथ जब आप एक एसी सोर्स लगाते हैं तो उसमें जो है वो आपके पास इस इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहते हैं। और वो जो बैक ईएमएफ है उसकी फिर हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो कि एक्चुअली आपके पास जो अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है वो बराबर होता है बैक ईएमएफ के, और उसका हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन इस तरह का निकल कर आया था। जिसमें फिर इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो एक्चुअली आपके पास इंडक्टर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होती है। अब आज हमने इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके एक्चुअली इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू को डिटरमिन करना है, और उसके बाद फिर हम पावर लॉस जो होता है एक इंडक्टर के अंदर उसको कैलकुलेट करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस असल में हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम एसी कह रहे हैं। यानी कि एक सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो आपके पास, या मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर्स लगे हों, और साथ आपके पास यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स हो। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स की वजह से एक्चुअली अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा। तो ये जो इंडक्टर है ये जितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि जो अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो करंट का ग्राफ है करंट टाइम का, ये एक्चुअली आपके पास अल्टरनेटिंग करंट टाइम का ग्राफ है, जिसमें करंट की जो मैग्नीट्यूड है और पोलैरिटी है वो कंटिन्यूसली वक्त के साथ क्या हो रही है, वो बदल रही है। तो ये इंडक्टर कितनी ज्यादा रेजिस्ट करेगा, यानी कि अपोज करेगा कि इस इंडक्टर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो ना हो, इसी को असल में हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब चूंकि आपके पास ये रेजिस्टेंस है जो कि इंडक्टर ऑफर करेगा ताकि इसमें से एसी करंट फ्लो ना हो, तो चूंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है तो फिर आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी जो यूनिट है वो एक्चुअली ओम ही होगा। तो चलें इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं कि यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम, और ओम को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, यानी कि सिंबल की टर्म्स में इस तरह के साइन से। जैसे रेजिस्टेंस को हम आर से लेबल करते हैं, उसी तरह जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको असल में हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एक्स, और साथ नीचे लिखेंगे एल। एल का मतलब है कि ये जो रिएक्टेंस है ये असल में इंडक्टर की बात की जा रही है, यानी कि इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो के लिए, उसी को असल में हम क्या कह रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो X आपके पास रिएक्टेंस के लिए और L इस बात को निशानदेही कर रहा है कि हम इंडक्टर की रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो चलें अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो XL है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका एक्सप्रेशन की क्या फॉर्म बनेगी, वो असल में हमारे पास यहीं से हासिल होगी। कैसे हासिल होगी अब उसकी बात करते हैं और उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो मैक्सिमम करंट है जो कि राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन एम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या बैक ईएमएफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आई एम, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। तो आपके पास ये बराबर आ जाएगा एक्चुअली ओमेगा एल के। अब आपको ये पता है कि जो वोल्टेज ओवर करंट होता है वो असल में क्या होती है, वो तो असल में रेजिस्टेंस होती है जो कि चार्जेस के फ्लो को अपोज करती है। लेकिन यहाँ पर तो रेजिस्टर नहीं लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है। अब ये इंडक्टर ही बिहेव कर रहा है कि इस इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस वाली, वही असल में क्या कर रही है कि वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो वोल्टेज और करंट है ये असल में आपके पास किसके इक्वल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के, जिसको हम एक्स एल कह रहे थे अभी। तो एक्स एल किसके बराबर आ गया, ओमेगा एल के। जबकि ओमेगा क्या है, ये एक्चुअली एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि यहां पर भी ये ओमेगा था, तो समझाने के तौर पे ये एंगुलर क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो कि ये बताती है कितने रेडियंस एक सेकंड में मुकम्मल हुए। तो ये जो ओमेगा है इसकी असल में एक वैल्यू होती है जो कि असल में आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम दूसरी फ्रीक्वेंसी जो कि लीनियर होती है उसको हम रिलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ, जो कि ओमेगा तथा 2 पाई एफ। तो फिर इस ओमेगा की जगह मैं क्या कर सकता हूं कि 2 पाई एफ को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो आपके पास ओमेगा की जगह हम वैल्यू पुट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई एफ इंटू क्या आ जाएगा, एल। अब एफ क्या है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप सप्लाई कर रहे होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो चलें इस एफ को लेबल भी कर लेते हैं कि ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या अल्टरनेटिंग करंट की। जबकि यहाँ पर ये जो एल है, कैपिटल एल, ये एक्चुअली क्या है, ये इंडक्टेंस है।
जबकि एक्सएल क्या है, आपके पास ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स की सही तरीके से पता होनी चाहिए, तभी चीजें सेट होंगी आपकी। अब जो काबिल गौर बात है वो ये है कि आपके पास जो अल्टरनेटिंग होता है ना वोल्टेज सोर्स, उसकी जो है ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, तो करंट जो फ्लो करता है उसकी भी कुछ ना कुछ फिर फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग सोर्स की बजाय एक डीसी सोर्स लग जाए, यानी कि बैटरी लग जाए, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि फॉर डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस बाय बैटरी, यानी कि जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करती है एक बैटरी जो कि अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता वक्त के साथ, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअली क्या होती है, वो जीरो होती है। जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो आप जब इस सब रिलेशन के अंदर आप फ्रीक्वेंसी की जगह वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डीसी सोर्सेज के लिए या डीसी बैटरीज के लिए आपके पास जब उसके साथ एक इंडक्टर लगा होगा तो उसके लिए जो एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो असल में कितनी होगी, वो जीरो होगी। लेकिन अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाते जाएंगे तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी क्या होती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। यानी कि फिर अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होगी, यानी कि फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, यानी कि ज्यादा साइकिल्स एक सेकंड में मुकम्मल होंगे, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से यानी कि एफ के बढ़ने से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है जो एक इंडक्टर ऑफर करता है कि उसमें से एसी करंट फ्लो ना करे, वो एक्चुअली फिर क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी आपके पास यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जिसको मैं डाउन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसकी वजह से फिर आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल वो भी एक्चुअली क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि एक्सएल आपको नजर आ रहा है कि वो डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के साथ। जबकि इंडक्टेंस के बारे में हम जान के आ चुके हैं कि ये असल में रेजिस्ट करती है चेंज इन करंट को। तो जितनी एक इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है इंडक्टेंस की वो ज्यादा होगी, एक्चुअली जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी फिर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली नजर आ रही है प्रोपोर्शनल किसके, एल के, यानी कि इंडक्टेंस के। तो ये जो इंडक्टेंस होती है, ये आप जो भी इंडक्टर लगाएंगे उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। तो फिक्स वैल्यू पे आप फ्रीक्वेंसी को क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स की चेंज करके इंडक्टिव रिएक्टेंस का बिहेवियर क्या कर सकते हैं, वो बार बार चेक कर सकते हैं। जो खास बात आपने याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों ही एक्चुअली रेजिस्टेंसेज है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी, और इंडक्टेंस जो है वो एक्चुअली करंट के चेंज को अपोज करती है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको ये बताती है कि कितना आपके पास ये इंडक्टर जो लगा हुआ है ये रेजिस्ट करेगा कि इसमें से एसी करंट फ्लो ना करे। तो जो बुनियादी फर्क दोनों में रह जाता है वो ये है कि जो इंडक्टेंस है ये एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। ये बात बहुत क्लियरली आपने अंडरस्टैंड करनी है और याद रखनी है कि जो इंडक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, जबकि इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी आप चेंज करते जाएंगे तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो तो चेंज होती जाएगी, लेकिन ये जो इंडक्टर यहाँ पर लगा होगा उसकी इंडक्टेंस पर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जितनी रुकावट पहले ऑफर कर रहा था करंट के चेंज के लिए, वो उतनी ही बाद में भी करेगा, बेशक आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें या कम कर दें। दूसरा इस चीज को समझने का अंदाज ये है कि अगर आपके पास, जैसे आपके पास मैं यहाँ पर दो इंडक्टर एक साथ सीरीज में लगा दूं, मिसाल के तौर पे एक ये जो कि ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से ली है, और उसके साथ एक और इंडक्टर मैं उसके साथ ही सीरीज में कनेक्ट करता हूं, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ समझाने के तौर पे, ताकि आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसका फर्क बहुत वाजिया हो सके। मैं यहाँ पे एक काली लाइन लगा लेता हूँ ताकि वो वायर का निशान बताए ना, ये जुड़ गई आपस में। अब हर एक इंडक्टर की इंडक्टेंस अपनी अपनी होगी, लेकिन जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगी वो इन दोनों इंडक्टर की मिला के होगी, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों इंडक्टर मिला के ऑफर कर रहे होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक और बेहतर मिसाल बन जाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस का फर्क समझने के लिए। तो अभी तक हमने एक्चुअली इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में ही डिस्कस कर पाए हैं। अब फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये करेंगे कि जो पावर लॉस इन इंडक्टर है, कि जो आपके पास जब आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ एक इंडक्टर लगता है तो कितनी पावर डिसिपेट होती है, यानी कि हीट की फॉर्म में लॉस होती है, वो कितनी होगी, वो फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जबकि पावर क्या होती है कि कितनी तेजी के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि चार्जेस के फ्लो की वजह से होती है वो एक सर्किट कंपोनेंट को ट्रांसफर हुई है। तो आज हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड पावर लॉस इन एन इंडक्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें अभी हमने सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिटेल के साथ डिस्कस किया, बाकी जो पावर लॉस इन इंडक्टर है उसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।